जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने कल जहाँ तक भी पढ़ लिया था, आपके कमेंट और आपका लाइक, आपके व्यू देख करके बहुत अच्छा लगा मुझे। कम से कम आपको क्वेश्चन पसंद आए और क्लास आपको अच्छी लगी। और कुछ लोगों ने कमेंट ये भी किया और पर्सनल मैसेज भी किए क्वेश्चन के लिए कि बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और दूसरा, जो आप लोगों ने कमेंट किया मुझे कि जो जिस तरीके से चल रही है क्लास इसी तरीके से कंटिन्यू रखूं, तो मैं उसी तरीके से आपको कंटिन्यू रख रहा हूं क्लास। बायोलॉजी एक बार पूरा अच्छी तरीके से खत्म कर लेते हैं। लगभग आप काफी कुछ खत्म कर चुके हो, बस थोड़ा और रह गया है। इसके बाद हम लोग आगे शुरू करते हैं। चलिए, हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। आज कंकाल तंत्र के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कंकाल तंत्र से रिलेटेड आप तक लोग जब जहां तक पढ़ चुके हो, यहाँ तक आप सबको कोई दिक्कत नहीं आई होगी स्केलेटन सिस्टम तक। देखिए, कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सियल बोन के बारे में। एक्सियल बोन या इन्हीं को सेंटर बोन या इसी को अच्छी अस्थि भी या अच्छी अस्थियां भी कहा जाता है, अक्षीय अस्थि। इनकी कुल संख्या के संबंध में आप सबको पूरा कंफर्मेशन था कि इनकी संख्या 80 होती है। और अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात करी कि अक्षीय अस्थि में सबसे पहले आती हैं खोपड़ी की अस्थियां, जिनकी संख्या 28 होती है। हमने बताया कि कई बार इसके साथ में एक हड्डी जिसका नाम है हुआइड, इसे भी जोड़ दिया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपको 29 भी मिल जाएगा, या हो सकता है केवल 28 दिया हो, या कई बार ऐसा हो सकता है कि इन 28 में से जो कान की होती हैं 6, इनको हटा दिया जाता है। तो कई बार ऑप्शन 22 भी देखने को मिल जाता है। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इनमें से एक ही ऑप्शन होगा, सारे ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे। इसके बाद हम लोग 28 अस्थियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था खोपड़ी के बारे में। खोपड़ी में कितनी होती हैं, तो 28 होती हैं, ये पढ़ चुके थे। खोपड़ी के बाद फिर आगे हम लोग पहुंच चुके थे, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सियल बोन में रिब्स के बारे में। रिब्स की संख्या कितनी होती है, तो आपने पढ़ा था 12 जोड़ी या 24 होती हैं। इसके बाद हम लोग, ये टॉपिक अलग था, इसको हम लोग आगे देख रहे थे। रिब्स, रिब्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पूरी तरीके से, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पढ़ चुके थे रिब्स कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें से हमने बताया जो 14 रिब्स हैं ये क्या कही जाती हैं, इनको ट्रू रिब्स भी कहा जाता है। इसके बाद बताया था 6 रिब्स ऐसी होती हैं जिनको फॉल्स रिब कहा जाता है, फॉल्स रिब कहा जाता है। इसके बाद 4 रिब्स यानी 4 पसलियां ऐसी होती हैं जिन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, तो इनको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। ये सब आप लोग पढ़ चुके थे। ये पसलियां दोनों ओर से किस एक हड्डी से जुड़ी होती हैं, तो हमने बताया इसे स्टर्नम कहा जाता है। स्टर्नम का दूसरा नाम और क्या होता है, तो स्टर्नम का दूसरा नाम चेस्ट बोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी आप पढ़ चुके थे। अब हम लोग पहले थोड़ा सा हुआइड के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, हुआइड, हुआइड जो एक अस्थि है, इसे मानव शरीर की स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है, स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। ये अस्थि कहाँ पर पाई जाती है, तो जो आपकी खोपड़ी यहाँ से, जैसे आपके ये अगर हम खोपड़ी मान लें, यहाँ से ये खोपड़ी है, यहाँ से जो हड्डियां यहाँ से निकलना शुरू होंगी, यहाँ से आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाएगी इस जगह से। तो यहाँ पर एक घोड़े के नाल, घोड़े के नाल के आकार में होती है ये हड्डी। इसका आकार लगभग इस तरीके से होता है, ये गले में पाई जाती। और इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर की वह अस्थि जिसे स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है, तो स्वतंत्र अस्थि के नाम से इस वर्ड को जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है, फांसी दी जाती है, तो फांसी दी जाती है तो उसकी कौन सी अस्थि प्रभावित होती है,
या फांसी की सजा जिस व्यक्ति को सुनाई गई तो फांसी की सजा दिए जाने पर मानव शरीर की कौन सी अस्थि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसे वाइड कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं आपको। वाइड मानव शरीर की स्वतंत्र अस्थि है, इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का है। नोट कर लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का है। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दिए जाने पर वाइड अस्थि प्रभावित होती है और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह अस्थि जिसका संपर्क जीभ से होता है तो इस अस्थि का संपर्क मानव की जीवा यानी जीभ से होता है। इसीलिए देखा होगा आपने, किसी को भी जब गला दबाया जाता है तो वाइड अस्थि ही प्रभावित होती है और वाइड अस्थि जैसे ही इस पर दबाव पड़ता है तो जीवा बाहर आ जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि वाइड अस्थि का सीधा संबंध आपकी जीवा से होता है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने वाइड के बारे में भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं एक्सियल बोन में। लास्ट टॉपिक जो आपका बचा है एक्सियल बोन का, उसको भी देख लेते हैं। अब आते हैं एक्सियल बोन का लास्ट टॉपिक। एक्सियल बोन की कुल संख्या 80। अब एक्सियल बोन के अंतर्गत ही आपने लिख रखा है बैक बोन, जिसे मेरुदंड, इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसे अपेंडिकुलर भी कहा जाता है। हिंदी में इसे कशेरुक दंड भी कई जगह लिख दिया जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो ये सारे नाम एक जगह लिख लीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अगर कोई नाम अलग से आपसे पूछ लिया गया तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हो सकता है कि एक नाम ना दे, दूसरा नाम पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो। ये सब नाम एक ही हैं, या लगा करके आप लिख लीजिएगा इसको। बैकबोन या मेरुदंड, एपेंडिकुलर या इसी को कशेरुक दंड भी कहा जाता है। इसके साथ साथ सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, इसको आप अपेंडिकुलर नहीं, इसको कहा जा, अपेंडिकुलर तो उपांग को कहा जाता है, कशेरुक दंड को कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के नाम से इसे जाना जाता है, कशेरुक दंड। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कशेरुकाएं, कशेरुक दंड में के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि वयस्क में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है। तो वयस्क में इनकी संख्या 26 होती है। जबकि अगर आपसे हमने बताया बच्चों में पूछा जाए तो बच्चों में इनकी संख्या 33 होती है। नोट कर लीजिएगा, कशेरुक दंड में कशेरुकाओं की संख्या वयस्कों में 26, जबकि बच्चों में इनकी संख्या 33 होती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अब बात आती है कशेरुक वर्ग की। देखिए, कशेरुक वर्ग के अंतर्गत कुल 5 वर्ग आते हैं। कशेरुक वर्ग में कुल 5 वर्ग आते हैं। ये 5 वर्ग हैं कौन कौन से, बहुत ध्यान से लिखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
कशेरुक वर्ग के अंतर्गत कुल 5 वर्ग आते हैं, जिसमें पहला मछली, जिसको इंग्लिश में फिशीज कहा जाता है, फिशीज। दूसरा इसी में लिखा जाता है उभयचर, उभयचर जिसको इंग्लिश में एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। तीसरा कशेरुक वर्ग के अंतर्गत सरीसृप, जिन्हें रेप्टाइल कहा जाता है। इसके बाद चौथा इसके अंतर आते हैं पक्षी, जिसे इंग्लिश में एबेस कहा जाता है। इसके बाद पांचवा स्तनधारी, जिसको इंग्लिश में मैमल्स कहा जाता है। तो ये 5 वर्ग आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कौन कौन इनकी खास खास विशेषता क्या है, हालांकि अभी हम लोग आगे जा करके इसको देखेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कशेरुक वर्ग के अंतर्गत कुल कितने वर्ग हैं। तो 5 वर्ग हैं कशेरुक वर्ग के अंतर्गत, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो रीढ़ की हड्डी पाए जाने के साथ साथ इन्हें कशेरुक वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। इसके साथ साथ अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन एक वर्ग कशेरुक वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। तो इन 5 के अलावा जो भी होगा वो कशेरुक वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एक वर्ग है इन 5 में, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इनमें से कौन सा वर्ग है जिसमें बाह्य कंकाल का अभाव होता है, बाह्य कंकाल का अभाव होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है आपसे भी पूछ लिया जाए कि इस किस वर्ग के प्राणियों में या इनमें से कौन सा वर्ग है जिसमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता। देखिए इसका एक उदाहरण अभी हम बता रहे हैं आपको, ये वर्ग है उभयचर। उभयचर की कई श्रेणियां ऐसी हैं जिनमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता। जैसे उभयचर में कछुआ है, तो कछुए में तो कवच पाया जाता है, लेकिन उभयचर वर्ग के अंतर्गत ही आपका एक जीव आता है जिसे कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं मेढक। मेढक में बाह्य कंकाल नहीं होता, इसलिए आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं मेढक में बाह्य कंकाल नहीं होता। तो याद रखिएगा उसी जगह एग्जाम्पल, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें बाह्य कंकाल नहीं होता। तो बाह्य कंकाल का अभाव पाया जाता है उभयचर वर्ग के कुछ जीवों में। एग्जाम्पल मेढक है, मोस्टली में बाह्य कंकाल नहीं होता उभयचर में। इसके बाद जैसे आप अगर कछुए के बारे में बात करो, तो कछुए में बाह्य कंकाल पाया जाता है। और एक कछुए से क्वेश्चन बनता है कि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा सरीसृप, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप किसे कहा जाता है। क्वेश्चन जीके के रूप में पूछ लेते हैं, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है। तो सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कछुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो चाहे तो आप नोट डाल के अलग लिख लें इसको, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कछुआ है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको कशेरुक वर्ग के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अभी हम ये भी बताएंगे कि यहाँ पर ये वयस्क में 26 और बच्चों में 33 क्यों हो जाती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वयस्क में कितनी होती है संख्या, 26।
अब यहीं से इसको समझते हैं। हालांकि आपकी जो रीढ़ का आकार होता है वो लगभग इस तरीके से होता है। इस तरीके से कशेरुकाएं निकली हुई अवस्था में होती हैं, लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको थोड़ा दूसरी तरीके से बना रहे हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते जाइएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ से ही आपकी वाइड अस्थि कनेक्ट होती है, यहाँ पर होती है वाइड, यहीं से आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है। एक यहीं से क्वेश्चन बनता है, शरीर का सबसे बड़ा महारंध्र किसे कहा जाता है? शरीर का सबसे बड़ा छिद्र या महारंध्र किसे कहा जाता है? देखिए, जहां से ये वाइड नीचे की ओर रीढ़ शुरू हो रही है, इसी जगह पर आपका, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये खोपड़ी का भाग है। अब यहाँ से ये खोपड़ी का भाग है, खोपड़ी के पास यहाँ पर ये होल होता है एक इस तरीके से, और इसी होल से ये रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर जाती है। तो शरीर का सबसे बड़ा महारंध्र इसी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन इसी जगह लिख लीजिएगा, शरीर का सबसे बड़ा या शरीर का महारंध्र किसे कहा जाता है? तो शरीर का सबसे बड़ा महारंध्र है जहां से रीढ़ की हड्डी निकलती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम दिया जाता है फोरामेन। फोरामेन शरीर का सबसे बड़ा महारंध्र है, लिख लीजिएगा, फोरामेन शरीर का सबसे बड़ा महारंध्र है जहां से रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर बढ़ना शुरू होती है। तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग जरा एक एक करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमने कुछ कशेरुकाओं के फिगर बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहले पूरे 26 देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये 7 के बारे में देखते हैं। तो यहां से कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा इन 7 के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो 7 के बारे में सबसे पहली शुरुआत, इन 7 को अलग रूप में आपको पढ़ना होगा। यानी कुल कितनी? 7। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें संयुक्त रूप से सर्वाइकल बोन कहा जाता है, या आप बोल सकते हैं गर्दन की हड्डी। गर्दन की हड्डी या सर्वाइकल बोन के नाम से जाना जाता है इनको। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन जैसे इसमें पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में गर्दन में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि किसी एक स्तनधारी का नाम ले लिया जाएगा और उससे पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसके गर्दन में कितनी हड्डियां पाई जाएंगी। देखिए, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी स्तनधारी वर्ग हो, इसको नोट कर लीजिएगा, सभी स्तनधारी वर्ग में उसकी गर्दन में 7 हड्डियां ही पाई जाएंगी। कोई भी स्तनधारी वर्ग हो, चाहे वो जिराफ हो चाहे वो हाथी हो, कोई भी स्तनधारी वर्ग हो, उसके गर्दन में 7 हड्डियां ही पाई जाएंगी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति को गर्दन में समस्या है या गर्दन की हड्डियों में समस्या है तो उस रोग को क्या कहा जाएगा? तो इससे संबंधित जो रोग होता है उसे सर्वाइकल प्रॉब्लम के नाम से भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोल देता है कि आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है। सर्वाइकल का मतलब ही होता है कि गर्दन की जितनी भी हड्डियां होती हैं उन्हें सर्वाइकल बोन के नाम से जाना जाता है। और सभी स्तनधारियों में लगभग, अपवाद को छोड़ दें तो सभी स्तनधारियों में लगभग गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 7 ही होती हैं। अब अगली बात आती है। अगली बात समझने से पहले हम लोग एक बात ये समझ लें कि आप लोगों में से हमने भी, आप लोगों ने भी, ज्यादातर लोगों ने शुरुआत के समय में जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते रहे तो हम लोगों ने हमेशा साइकिल चलाई है।
और साइकिल चलाते समय सबने अलग अलग ब्रांड की साइकिल चलाई होगी, जिसमें से कुछ लोगों ने एटलस की साइकिल भी चलाई होगी। जब हम लोग एटलस की साइकिल चलाते हैं तो एटलस का एक लोगो बना होता है, और उस लोगो का डिजाइन इस तरीके से होता है, ऊपर एक पृथ्वी का चित्र होता है और नीचे एक झुका हुआ मानो इस तरीके से अपने सर पर इस पूरे ग्लोब को उठाए रहता है, इस तरीके से यूं आपने देखा होगा। तो ये जो ब्रांड नेम निकला एटलस का, ये एटलस ने अपना ब्रांड नेम और अपना लोगो कहाँ से लिया वो हम बता रहे हैं। एटलस ने अपना ब्रांड नेम और लोगो लिया इस पहली अस्थि से। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रीढ़ की हड्डी का प्रारंभ जहां से होता है उस पहली अस्थि को किस नाम से जाना जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, रीढ़ की हड्डी जहां से स्टार्ट होती है, जो पहली अस्थि है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे एटलस बोन के नाम से जाना जाता है। रीढ़ की जो पहली हड्डी है इसे एटलस बोन के नाम से जाना जाता है। अगली बात आती है कि रीढ़ की जो दूसरी हड्डी है इसे किस नाम से जाना जाता है। रीढ़ की जो दूसरी हड्डी है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो रीढ़ की पहली हड्डी एटलस बोन के नाम से जानी जाती है, रीढ़ की दूसरी हड्डी एक्सिस बोन के नाम से जानी जाती है। लिख लीजिएगा, रीढ़ की दूसरी हड्डी एक्सिस बोन के नाम से जानी जाती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आपसे पूछे गए हैं परीक्षाओं में, जो कि आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर हम आगे बताएं आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ेंगे, कशेरुकाओं की चौड़ाई में वृद्धि होती जाती है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम लोग 7 के आगे गिनेंगे यहां से, और 12 तक गिनेंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो 12 हड्डियां होती हैं रीढ़ की, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें कहा जाता है थोरैकिक बोन। थोरैकिक बोन या वक्ष की हड्डी, थोरैकिक बोन या वक्ष की हड्डी या वक्ष की कशेरुका भी इसे कहा जा सकता है। तो नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि पसलियां जो आपकी होती हैं ये किसमें जुड़ी होती हैं। तो पसलियां इसी थोरैकिक बोन से पीछे जा करके जुड़ जाती हैं। कल हमने बताया था आपको, रिब्स आगे से स्टर्नम से और पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। तो पीछे कहाँ पर रीढ़ की हड्डी में जुड़ती हैं जाके, तो ये पीछे जुड़ती हैं जाके थोरैकिक बोन यानी वक्ष की हड्डी में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पसलियां किन रीढ़ की हड्डियों में जुड़ी होती हैं। वो थोरैकिक बोन यानी वक्ष की हड्डियों में जुड़ी होती हैं। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताएं। इसके बाद अगली बात देखते हैं, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहां से शुरू करके यहां तक कितनी हो गई, 5। इनको किस नाम से जाना जाता है। तो इनको ल्यूम्बर बोन के नाम से जाना जाता है। ल्यूम्बर बोन के नाम से जाना जाता है। ल्यूम्बर बोन या बोल सकते हैं कमर में पाई जाने वाली कशेरुकाएं या कमर में पाई जाने वाली हड्डियां। अब जरा यहाँ से थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, इसको हिंदी में कई बार आपका कटी भी लिख दिया जाता है,
कटी। तो ल्यूम्बर बोन या कटी या कमर में पाई जाने वाली अस्थियों को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूम्बर बोन। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 5। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, 5। जब भी आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को कमर दर्द की समस्या होती है, तो वो कमर दर्द की दिक्कत इसी ल्यूम्बर बोन में दिक्कत होने के कारण होती है। क्योंकि पहले आपको मालूम था, हम सब लोग फोर व्हीलर थे। फोर व्हीलर का मतलब समझ ही गए होगे, जो लोग ऑफलाइन वाले होंगे वो तो बेहतर समझ गए होगे, बहुत एक्सप्लेन करके बताया था हमने कि पहले हम लोग फोर व्हीलर हुआ करते थे, अब हम लोग हो गए टू व्हीलर। मतलब पहले हम लोग क्या थे, चार पैर से चलने वाला था मनुष्य। जब आप मानव उत्पत्ति और उसका विकास पढ़ेंगे तो पहले चार पैर से चलता था, फिर वो धीरे 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 करके खड़ा हुआ और दो पैर पे चलने लगा। तो पहले पूरे शरीर का वेट होता था चार पे, अब पूरे शरीर का वेट आ गया कितने पे? दो पे आ गया। तो जब पूरे शरीर का वेट दो पे आ गया, यानी दो पैरों पर आ गया, तो जितना भी ऊपर का भार होता है, शरीर के ऊपर का जितना भी भार होता है, वो सब कहाँ पर उसका जोर पड़ता है? तो पड़ता है आपका ल्यूम्बर बोन में। इसीलिए लोगों को कमर दर्द की शिकायत एक उम्र के बाद हो जाती है। तो नोट कर लीजिएगा इसको जरा जल्दी से। इसके बाद यहां से आगे एक, और इसके बाद फिर यहां से एक। तो एक और एक ये अलग करके बना लीजिएगा। ये जो आपका 5 के बाद एक बना हुआ है, इसको कहा जाता है सैक्रम। सैक्रम के नाम से इसे जाना जाता है।